नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ इस बार आप लोगों के सामने ओस्टियोपोरोसिस पे चर्चा करूंगा। ओस्टियोपोरोसिस वो हड्डी की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटना शुरू करती हैं। यहाँ पे हमें फ़र्क समझना पड़ेगा दो बीमारी के बीच में, एक ओस्टियोपोरोसिस और एक ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया जो होता है उसमें हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, वो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से होता है। ओस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और विटामिन डी नॉर्मल होता है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो कैल्शियम और विटामिन डी नॉर्मल आएगा, लेकिन हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये होता क्यों है? जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बतलाया था कि हड्डियों के अंदर मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में वो होल्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे से मिलकर और बड़ा होल बनाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और जो बाहर के हड्डियों का कवर होता है, जो ट्रेबेकुलर बोन बोलते हैं हम, वो भी वीक हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, टूटने वाली हो जाती हैं। तो चूंकि भीतर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा दोनों कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए हड्डियां वीक हो जाती हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो हम सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, दूसरा हम पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये होता क्यों है? यूजुअली जो हड्डी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ये 30 साल की उम्र तक होती है। 30 साल की उम्र के बाद ये हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू होती हैं। कि हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं ये भी जानना जरूरी है। होता क्या है कि हमेशा हमारे शरीर में हड्डी बनती रहती है और हड्डी एब्जॉर्ब होती रहती है, तो फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस बराबर चलता रहता है। 18 से 22 साल की एज तक फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, डिस्ट्रक्शन या अब्जॉर्प्शन कम होता है। 30 साल की एज तक हमारी मैक्सिमम बोनी स्ट्रेंथ आ जाती है। 30 साल के बाद ग्रेजुअली ये बैलेंस वापस बिगड़ना शुरू होता है और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होने की वजह से जो हड्डियों में कमज़ोरी आती है, इसे ही हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस की, जो फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। ये पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की कमी से होता है, जिसकी वजह से बोन का डिस्ट्रक्शन ये बढ़ जाता है। एक्चुअली बोन की पूरी रिमॉडलिंग बढ़ती है और उस रिमॉडलिंग में फॉर्मेशन कम होता है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। नॉर्मली 30 साल की एज के बाद से हमारा बोन 0.3 से 0.8% पर ईयर ऑफ लाइफ कम होता चला जाता है। दैट इज़ नॉर्मल। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में अप टू 2%, 3%, 4% तक चला जाता है बोन लॉस, जिसकी वजह से हड्डियों में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। ये मेनली शुरू होता है मेनोपॉज के टाइम से और अगले 6-7 सालों तक ये बोन का डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से करता है। सेकंड होता है सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस, जो टाइप 1 कहा जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल को टाइप 2 कहा जाता है। सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस एक एजिंग चेंजेस है, जो एक नॉर्मल जो 0.3 से 0.5% का डिस्ट्रक्शन होता रहता है, इसकी परसेंटेज बढ़ के ये 1 to 2% पर ईयर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। इसका कारण अलग होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि दो तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो हड्डी बनाते हैं और ओस्टियोक्लास्ट जो हड्डी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो स्टेम प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जो आगे ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, वो स्टेम सेल्स कम होते जाते हैं उम्र के साथ साथ, जिसकी वजह से हड्डी की फॉर्मेशन कम होती जाती है और डिस्ट्रक्शन अपनी रेट पे चलता रहता है। लेकिन चूँकि कम बन रहा है, इसलिए इम्बैलेंस आ जाता है। वापस मैं पोस्ट मेनोपॉजल में आता हूँ। वहाँ पे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की कमी की वजह से बोन का टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, जिसमें डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो दोनों ओस्टियोपोरोसिस होती हैं, लेकिन मैकेनिज्म अलग होते हैं। यदि हड्डियों में कमज़ोरी किसी और कारण से आ रही है तो उसे हम सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसकी जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसमें क्या सिम्टम क्या आते हैं? शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता है।
फिर धीरे धीरे सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस में बहुत कॉमन है कि गम्स जो है ये पीछे की तरफ जाने लगते हैं, रिसीडिंग गम्स हो जाते हैं। हाथों का ग्रिप कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ नहीं होती, हाथों से चीज़ छूटनी शुरू होती है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब आप चलते हैं चाल में लड़खड़ाहट आनी शुरू होती है, बार बार फ्रिक्वेंट फॉल होना शुरू हो जाता है, आप गिरना शुरू कर देते हैं, फॉल की वजह से फ्रैक्चर होता है, फिर वो दर्दें आनी शुरू होती हैं, फ्रैक्चर्स आने शुरू होते हैं। इसमें इसके जो फ्रैक्चर होते हैं बहुत ही ट्रिवियल कॉज से हो सकते हैं, बहुत ही हल्के से ट्रॉमा से हो सकते हैं। 4 जगह की हड्डियाँ सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं, रिब्स यानी पसलियों की हड्डी, हिप जॉइंट जो कुल्ला हुआ, रिस्ट जॉइंट जो कलाई हुई, और चौथा स्पाइन। ये 4 एरिया है जो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत कॉमनली अफेक्टेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें फ्रैक्चर आता है। वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस में ग्रेजुअली हाइट लॉस होना शुरू होता है, क्योंकि बोन जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उनकी हाइट कम होनी शुरू होती है। तो जो इंसान होता है वो बोलता है कि जी हमारी हाइट धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कम होती जा रही है। शरीर आगे की तरफ बेंड करना शुरू कर जाता है, वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है, मसल्स उतने स्ट्रेंथ नहीं ले पाते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? हाँ, गर्दन में दर्द आता है, कमर में दर्द आता है, ये सारे सिम्टम ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं। वैसे दर्द कहीं भी हो सकता है। नेल्स काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं और कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस में एक तो हम रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं ये जानने के लिए कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, पैराथायराइड की प्रॉब्लम ना हो, कैल्शियम विटामिन डी कम ना हो, क्योंकि कई जगहों पे ये कॉमनली पाया जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी है, साथ में ऑस्टियोमलेशिया का भी एलिमेंट है, यानी कैल्शियम और विटामिन डी भी कम है। लेकिन मेन इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो डिक्सा बोन डेंसिटोमेट्री से होती है। डिक्सा का फुल फॉर्म होता है डुअल एमिशन एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इसकी एक रीडिंग आती है जिसमें एक नॉर्मल रीडिंग होती है जिसे हम टी स्कोर कहते हैं, और जो एक एज के साथ मैच किया जाता है उसे जेड स्कोर कहते हैं। तो इसमें अगर रीडिंग माइनस में आनी शुरू होती है तो -1 तक हम नॉर्मल ओल्ड एज में नॉर्मल लेते हैं, -1 से -2.5 के रेंज में है तो उसे हम ऑस्टियोपिनिया कहते हैं, जो एक एनोमली है, लेकिन इसका हम ट्रीटमेंट कोई नहीं देते हैं। -2.5 से अगर ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस लेवल करते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ होती हैं, इसकी दवाइयाँ भी बहुत ही स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं। जैसे अगर हम पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की बात हम करते हैं तो पोस्ट मेनोपॉजल उसमें हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है, जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में एडवोकेट नहीं की जाती है, क्योंकि उससे ब्लड क्लॉट्स बनने के, हार्ट डिजीज़ होने के और कुछ कैंसर्स के इंसिडेंस होने के रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी दवा रेलोक्सिफिन कही जाती है, जो एसीआरएम ग्रुप में आता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये काफ़ी सेफ दवाइयाँ होती हैं और इससे कैंसर वगैरह का रिस्क तो नहीं होता, हाँ, लेकिन एक रिस्क इसका ये होता है कि ब्लड क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है। तो स्पेशली अगर आप बेड रिडन है तो आपको रेलोक्सिफिन अवॉइड करने के लिए बोला जाता है उन दिनों में। फिर जो सेकंड ग्रुप आता है, जो सबसे पॉपुलर ग्रुप है, वो उस ग्रुप को हम कहते हैं बाईफॉस्फोनेट्स। बाईफॉस्फोनेट्स बोन का एब्जॉर्प्शन को रोकता है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से बोन का डिस्ट्रक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। इसमें कई सॉल्ट्स आते हैं, कुछ लोग एलेंड्रोनेट लिखते हैं, कुछ राइजोड्रोनेट लिखते हैं, कुछ एवेंड्रोनेट प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, ये अलग अलग डॉक्टर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से इसकी डोजेज होती हैं। कुछ लोग इसे वीकली देते हैं, कुछ लोग मंथली देते हैं, कुछ लोग डेली देते हैं, और कुछ जो है ईयर में जो एक इंजेक्शन लगता है वो देते हैं। इसके बाद का एक ग्रुप आया है जिसे डेनोसुमैब कहा जाता है। डेनोसुमैब की खासियत ये होती है कि ये किडनी की जिसे प्रॉब्लम है उसे भी दी जा सकती है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट पे तो काम करता ही करता है। उसके अलावा इसके रिजल्ट्स बाईफॉस्फोनेट से ज़्यादा बेटर पाए गए हैं, और जिसमें बाईफॉस्फोनेट एक्ट नहीं करता है वहाँ पे इसे ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। ये स्किन के नीचे इंजेक्शन से देते हैं, ये हर 6 महीने पे लगाया जाता है। एक और कंपाउंड आती है टेरीपेराटाइड, जो पैराथायराइड हार्मोन है,
उसका एनालॉग होता है। ये इंजेक्शन देते हैं, ये इंजेक्शन डेली लेना होता है स्किन के अंदर, लेकिन यही एक दवा है जो हड्डी को बनाता है। बाकी सारी दवाइयाँ हड्डी के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, लेकिन यही एक दवा है जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग है। लेकिन ये स्किन में लेना पड़ता है और पूरे लाइफ टाइम में आप चाहे जितने भी ब्रेक करके लें, इसे 2 साल से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वरना बोन कैंसर होने का रिस्क को ये बढ़ा देता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप टेरीपेराटाइड ले रहे हैं, इसीलिए इसे रिजर्व ड्रग में रखा जाता है। अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं तभी टेरीपेराटाइड का इंजेक्शन देते हैं। और भी 1-2 ड्रग हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो अभी इंडिया में नहीं आए हैं, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वो आ जाएं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए। इसके प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करें। लाइफस्टाइल को आप कैसे बेटर कर सकते हैं कि तो न्यूट्रिशियस फूड लें, कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट लें, इसके अलावा प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम भी फूड में होना चाहिए। साथ में अगर स्मोकिंग या अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आप स्टॉप कीजिए या इसे कम कर दीजिए। एक्सरसाइज इसमें बहुत हेल्प करती है। एक्सरसाइजेज में फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज या आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज वो होती है जिसमें मसल्स की लेंथ सेम रहती है, लेकिन उसका टोन बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर मैं यूं करके कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हुआ। लेकिन अगर मैं यूं कर रहा हूँ तो इसमें मसल्स मेरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और फिर स्ट्रेच कर रही है, तो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज हुआ। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करते हैं तो वो बोन पे काम करते हैं, जिससे वो बोन को स्टिमुलेट करते हैं रीमॉडलिंग के लिए, नए बोन के फॉर्मेशन के लिए। आइसोटोनिक एक्सरसाइज अगर आप कम वेट से डंबल के साथ भी करते हैं तो ये आपकी बैलेंस को भी बेटर करता है, गिरने के चांसेस कम होते हैं और बोन स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। इवन अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है। वेट आप कंट्रोल में रखते हैं, खाना पीना आपका ठीक रहता है, कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंट लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी हद तक प्रिवेंट होता है। ये चीज़ यहाँ आपके समझने की है कि ऑस्टियोपोरोसिस का कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एजिंग चेंजेस है, उम्र का बदलाव है। जैसे उम्र को नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही इसे भी नहीं रोका जा सकता है। जाते जाते एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ये कौन कौन से लोग रिस्क फैक्टर में, ये जानना चाहिए आपको। अगर आप यूरोपियंस या इंडियंस हैं तो आप रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर आपकी एज 45 के ऊपर है, आप रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर आप फीमेल हैं और मेनोपॉज हो चुका है या होने वाला है, आप रिस्क ग्रुप में आते हैं। कई चीज़ें और भी हैं जो रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे अगर आप काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अगेन आप रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर आप काफ़ी मोटे हैं, ओबेसिटी आप में ज़्यादा है, तब आप रिस्क ग्रुप में आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो दूसरी बीमारी की हैं, लेकिन अगर ये दवाइयाँ आप लेते हैं तो इससे हड्डियों की कमज़ोरी होती है। आपको केयरफुल रहना चाहिए अगर उन दवाइयों का आपको रेगुलर लेना पड़ता हो। इसी के साथ आज यहीं पे रुकते हैं। नमस्कार।